नेक्स्ट इट इज द केस ऑफ द जनरल प्रोविजन ऑन रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड अकाउंट्स। तो जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से जो प्रोविजन आपको स्टैंडर्ड एसेट के लिए मेंटेन करनी होती है रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एसेट के लिए, डेट इज 2% एंड प्रेजेंटली ये कितनी है 2.75% है। ठीक है, ये गाइडलाइन होती थी। लेकिन अब के लिए क्या है, अब के लिए इसे चेंज किया गया है कि इसे 2% से लेकर 5% लेकर जाना है। यानी कि जो रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस है उसके लिए जो प्रोविजन मेंटेन करनी है डेट इज टू बी मेंटेन्ड ऑफ 5% एंड इसे फेज्ड मैनर में कंप्लीट करना है फॉर द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। यानी कि जहां पर तो आपके एग्जिस्टिंग रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट थे, जहां पर आप 2% की या फिर 2.7% की आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे थे, अब उसे 5% तक लेकर जाना है। तो सिंपल से इतनी चीज समझ लीजिए कि जो प्रोविजन आपको स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए मेंटेन करनी है रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए, डेट इज टू बी मेंटेन्ड 5%। जो आपके एग्जिस्टिंग लोन थे उनको यहां पर आपने 5% तक लेकर जाना है ना फेज्ड मैनर। एंड जितने भी नए आपके रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एसेट है उनके लिए प्रोविजन मेंटेन होगी, डेट विल बी 5%। एंड एक तो प्रोविजन इसके रिगार्डिंग आपको मेंटेन करनी है जो आपको मेंटेन करनी है। जो दूसरी प्रोविजन हमने पढ़ी थी डेट वाज रिगार्डिंग कि जो भी फेयर वैल्यू है लोन की, जो भी फेयर वैल्यू है लोन की, इसमें जो भी कमी आती है रीस्ट्रक्चरिंग के कारण, इसमें जो भी कमी आती है उसके लिए आपको अलग से एक स्पेशल प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको अलग से एक स्पेशल प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले जो फेयर वैल्यू थी लोन की, ओल्ड फेयर वैल्यू माइनस जो आपके पास नई फेयर वैल्यू है, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है उसे एज प्रोविजन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक लॉस है बैंक का। ओके, द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड का मतलब है कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद, जब आपने किसी लोन अकाउंट को रीस्ट्रक्चर किया है तो रीस्ट्रक्चर करने के बाद कितने समय में वो जो लोन है वो वायबल बन जाएगा, जो यूनिट है वो वायबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जो आपके पास है नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हैं उनके लिए जो वायबिलिटी पीरियड है वो कितना है, 7 साल का है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 7 साल में वायबल हो जाए यूनिट। एंड जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए जो समय सीमा है डेट इज 10 ईयर्स, 10 साल का समय है यहां पर, जिसके बाद जो वायबिलिटी है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। एंड वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस के साथ ये कहा गया है कि जहां पर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है वहां पर ये समय सीमा कितनी हो, 5 साल की। यानी कि जो नई रिकमेंडेशंस है उनके हिसाब से 5 साल की। एंड फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में 8 साल का समय सीमा हो, जहां पर ये प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी जो है वो कंसीडर हो। नेक्स्ट इट इज बेंचमार्क्स ऑन वायबिलिटी पैरामीटर्स। तो वायबिलिटी को चेक करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर पहली चीज है डेट इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी कैपिटल लगा रखी है या फिर इक्विटी है, वो सभी क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर जितनी रिटर्न आ रही है उसके बारे में हम देखेंगे। एंड इट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड देखेंगे 5 साल की जो है, प्लस उसके 2% के इक्वल ये कम से कम होनी चाहिए। सेकेंड, इट इज रिगार्डिंग द DSCR, डेट इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, जिसका इस्तेमाल होता है इस चीज को चेक करने के लिए कि जो पर्सन है क्या वो अपनी लोन इंस्टॉलमेंट को पे कर सकता है अपनी इनकम में से, यानी कि जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है प्लस डेप्रिसिएशन है प्लस जो इंटरेस्ट है, क्या उनमें से वो अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर सकता है। एंड फर्दर जब हमने एक प्रोजेक्ट को रीस्ट्रक्चर किया है, एक लोन को रीस्ट्रक्चर किया है, तो वहां पर 5 साल के बीच में उसकी जो DSCR है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.25, तो वो 1.25 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड फर्दर ऑन ईयर टू ईयर बेसिस ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए कम से कम। एंड 10 साल की रीपेमेंट के पीरियड के लिए जो DSCR है दैट शुड बी अराउंड 1.33। देन इट इज रिगार्डिंग द कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसके बीच में जो गैप है कम से कम वो 1% का होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, लाइकवाइज मे भी आपने उधार ले रखा है, आपने लोन ले रखा है, आपने बोरोइंग कर रखी है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, इनके बीच में दोनों का गैप जो है कम से कम वो 1% का होना चाहिए। एंड इसी तरह से जो ऑपरेटिंग एंड कैश ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं उनको वर्कआउट किया जाना चाहिए। ये बेसिक आपको ये बताते हैं कि आपके यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी कब से शुरू होगी। एंड ये जो यहां पर ऑपरेटिंग या फिर कैश ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, ये इंडस्ट्री नॉर्म्स के कंपेरेबल होने चाहिए, यानी कि जो इंडस्ट्री में चल रही चीजें उनके हिसाब से कंपेरेबल होनी चाहिए। इसी तरह से जो हिस्टोरिकल डाटा है
ट्रेंड्स का उसके रिलेटेड देखना चाहिए कि कंपनी का क्या ट्रेंड है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या बनती हैं एंड क्या वो इंडस्ट्रीज के साथ कंपेरेबल है भी या नहीं है। इसी तरह से जो पास्ट एंड फ्यूचर बिहेवियर है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, इसको भी हमने स्टडी करना है। इसका पास्ट जो बिहेवियर है वो भी एंड फर्दर जो फ्यूचर बिहेवियर रहने वाला है वो भी। इसी तरह से जो एक और बेंचमार्क है दैट इज द LLR। LLR क्या है? दिस इज लोन लाइफ रेशो। तो LLR जो है ये 1.4 होना चाहिए। तो LLR बेसिकली होता क्या है इसे देख लेते हैं। यानी कि जो भी आपके कैश फ्लो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो होती है, यानी कि जो भी अवेलेबल कैश फ्लो हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू रहती है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, ये आपकी रहती है LLR। ठीक है, तो LLR जो है ये आपका कम से कम कितना होना चाहिए? 1.4 होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको क्या मिलता है? बेसिकली 40% का आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। ओके, यानी कि जो अमाउंट आपने सर्व करना है, जो अमाउंट आपने वापस करना है, अमाउंट वापस कितना करना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन वापस करना है। अब इसके ऊपर सरप्लस कितना है हमारा, वो हमारा बेसिकली क्या दर्शाता है? वो हमारा किससे पता लगेगा? हमें LLR से पता लगेगा। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कि जो पैसा आपके पास आने वाला है। नेट कैश फ्लो की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो पैसा आपके पास आने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज अ केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब भी आपने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो ये जो पार्ट है ना, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी, कि आपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया या फिर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई और तरीका नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में इसे इस्तेमाल करेंगे। एंड सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के केस में, यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके केस में ही इस प्रोसीजर को यहां पर अपनाया जा सकता है। तो वो कंपनीज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं उनके केस में हम डेब्ट को इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहां पर क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आप कितने पार्ट को यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज डिफाइंड टू बी 10% ऑफ द रीस्ट्रक्चर्ड डेब्ट। जो डेब्ट आपने रीस्ट्रक्चर करना है, मान लीजिए 100 करोड़ का डेब्ट है जिसे आपने रीस्ट्रक्चर करना है, तो इसमें से 10 करोड़ को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? आप डेब्ट को इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज द केस ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर। तो रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से जो विलफुल डिफॉल्टर वो कौन रहता है? यानी कि जो यूनिट है जिसने अपनी पेमेंट्स में, रीपेमेंट की जो ऑब्लिगेशन थी उसमें डिफॉल्ट तो किया ही है। चाहे जो यहां पर बोरोर है उसकी कैपेसिटी है कि वो पे करना चाहता है, कि वो पे कर सकता है, लेकिन वो पे नहीं करता, उसने डिफॉल्ट किया, तो वो क्या है? विलफुल डिफॉल्टर है। एंड फर्दर वो यूनिट जिसने अपनी जो पेमेंट थी या फिर जो रीपेमेंट की ऑब्लिगेशंस थी उनमें डिफॉल्ट किया है। एंड फर्दर जो यहां पर फाइनेंस दिया गया था लेंडर की तरफ से, उसको जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया था उस पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया। एंड फर्दर यहां पर जो फंड्स हैं उनको डाइवर्ट किया है। डाइवर्जन का मतलब है, मान लीजिए बैंक ने दी सीसी लिमिट, ठीक है, कि आप अपने जो भी करंट लायबिलिटीज हैं उनको निपटाने के लिए आप सीसी लिमिट ले लीजिए, लेकिन जो फर्म थी उसने यहां पर इसका इस्तेमाल कर लिया फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करने के लिए या फिर अपने एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज डाइवर्जन ऑफ फंड्स। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, तो यहां पर उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज विलफुल डिफॉल्ट। इसी तरह से वो यूनिट जिसने डिफॉल्ट किया है अपनी पेमेंट या फिर रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस के बीच में, एंड यहां पर साइफनिंग ऑफ की है फंड्स की, फंड्स को क्या किया गया है? साइफन ऑफ किया गया है। कहने का मतलब है कि जो फंड्स हैं उन्हें यहां पर अपनी फर्म में लगाया नहीं, किसी और यहां पर जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि जो पैसा यहां पर फाइनेंस के तौर पर दिया गया था यूनिट को, वो यहां पर यूनिट ने अपने बीच में इस्तेमाल किया ही नहीं। ना तो जिस पर्पस के लिए दिया गया था वहां इन्वेस्ट किया, ना ही अपने यूनिट के किसी और कामकाज में इन्वेस्ट किया। तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज साइफनिंग ऑफ द फंड्स। फर्दर जो फोर्थ रीजन हो सकता है विलफुल डिफॉल्ट का, दैट कुड बी कि जो यूनिट है उसने अपनी पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को तो तोड़ा ही, उसमें तो डिफॉल्ट किया ही है, साथ ही साथ जो मूवेबल फिक्स्ड एसेट थे या फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसको यूनिट ने सिक्योरिटी के रूप में बैंक को दिया था, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया था, उसको यहां पर डिस्पोज ऑफ कर दिया बिना बैंक की या फिर लेंडर की नॉलेज के। तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी आल्सो टर्म्ड एज विलफुल डिफॉल्ट। तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स के जो केसेस हैं उन्हें यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट को यहां पर दिया गया था शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लिमिट प्रोवाइड की गई थी, जिसका जो इस्तेमाल था लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए कर लिया, जो कि टर्म्स ऑफ सैंक्शंस के खिलाफ है। ठीक है,
तो वो क्या है, डायवर्जन ऑफ फंड्स है। इसी तरह से जो बोरोड फंड्स है, जिस एक्टिविटी के लिए, जिस पर्पस के लिए दिए गए थे, उस एसेट को आपने क्रिएट नहीं किया लेकिन और कोई एसेट क्रिएट कर लिया विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक, जो टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल ही नहीं था, वो भी डायवर्जन ऑफ फंड्स है। इसी तरह से जो यहां पर यूनिट का जो फंड्स है उनको आपने सब्सिडरीज में या फिर ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया या फिर किसी और रूप में किसी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर दिया, वो भी क्या है, डायवर्जन ऑफ फंड्स है। इसी तरह से मान लीजिए आपने ना एक यूनिट को XYZ को यहां पर दी एक सीसी लिमिट, ठीक है, तो सीसी लिमिट दी तो आप वहां से ना एक डिक्लेरेशन लेते हैं, एक अंडरटेकिंग लेते हैं यूनिट से कि जो XYZ है ना, जितनी भी इसकी सेल प्रोसीड्स होंगी ये इस लिमिट के अकाउंट के थ्रू यहां पर डाइवर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर XYZ ने क्या करना शुरू कर दिया, लिमिट तो ले ली लेकिन उसके बाद जो फंड्स इसके पास सेल्स के प्रोसीड्स आती थी वो किसी और बैंक के से इसने लोन लिया था ABC से, लेकिन डाइवर्ट कर दिया उन्हें फंड्स को किसके थ्रू, PQR बैंक से। तो ये भी बेसिकली किसमें काउंट होगा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स में ही काउंट होगा। या फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसकी इक्विटीज को एक्वायर कर लिया या फिर जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से उनको एक्वायर कर लिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेंडर, तो वो भी क्या है, वो भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स है। फर्दर इसी तरह से आपने डिसबर्समेंट की है, मान लीजिए 50 लाख की डिसबर्समेंट की आपने 50 लाख की, लेकिन यहां पर जब आपने एंड यूज वेरीफाई किया तो ये बिल्स निकले सिर्फ और सिर्फ 47 लाख के। एंड फर्दर जो 3 लाख का खर्चा था उसके लिए कोई यहां पर लिखा जोखा ही नहीं है, तो वो भी 3 लाख का क्या हो गया, यहां पर डाइवर्जन हो गया। इन 3 लाख का क्या हो गया, यहां पर डाइवर्जन हो गया। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग की साइफनिंग ऑफ फंड्स क्या होता है। तो जहां पर भी जो भी फंड्स यहां पर बोरोर ने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं एंड वहां पर जो भी फंड्स हैं बोरोर के ऑपरेशंस के अलावा किन्हीं और ऑपरेशंस में लगाए गए हैं, जिससे मे भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है एंटिटी की वो खराब हो या फिर जो लेंडर है उसका जो पैसा है वो खराब हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज साइफनिंग ऑफ फंड्स। एंड फर्दर जो आइडेंटिफिकेशन है ना विलफुल डिफॉल्ट की, वो यहां पर बोरोर के ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, रादर देन कि आप ट्रांजैक्शन के बेसिस पर या इंसिडेंट के बेसिस पर सिंपली डिसीजन ले लें। एंड फर्दर डिफॉल्ट वो जो कि यहां पर जानबूझकर किया गया है, इंटेंशनल है, डेलिबरेटली किया गया है, कैलकुलेटिव वे में किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, विलफुल डिफॉल्ट कैटेगराइज करेंगे।